वेलकम टू यूजीसी नेट अडा 24/7। आई एम ऐश्वर्या पुरी, योर गाइड एंड मेंटोर। आज के इस वीडियो में मैं आपको यूजीसी नेट के रिगार्डिंग वो सभी जानकारी दे देने वाली हूं जो आपके लिए ज़रूरी है जानना अगर आप भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं इस साल या अगले साल के लिए भी। प्लस जून 2026 नोटिफिकेशन में क्या बड़े बदलाव हैं, फॉर्म फिलिंग के वक्त किस तरीके की दिक्कतें आपको आ सकती हैं, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, एग्जाम ऑनलाइन मोड में होगा या ऑफलाइन मोड में होगा, ये सभी बातें भी हम आज के इस सेशन में करेंगे। सुपर यूजफुल, बहुत आसान भाषा में सब कुछ समझा दूंगी। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट राइट इनटू इट। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूजीसी नेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको एक इस तरीके का एक बुलेटिन दिखता है और इस बुलेटिन के हैं तकरीबन 100 प्लस पेजेस। 100 प्लस पेजेस में नेट के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको सब मिल जाएगी, लेकिन वो सब जानकारियां आसान भाषा में समझने के लिए आप ज़रूर इस वीडियो को देखें, बिकॉज मैं बहुत ईजिली सबको समझा देने वाली हूँ हाथ से लिख लिख के। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात कि हम यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देते क्यों हैं, हमें इसका क्या बेनिफिट होता है। देखिए, यूजीसी एक नेशनल लेवल की गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है जो सभी हायर एजुकेशन कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूशंस की हेड है, बॉस है। तो उनके रूल्स बनाना, रेगुलेशंस बनाना, उनको ग्रांट्स प्रोवाइड करना, ये यूजीसी का काम है। यूजीसी एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की हेल्प लेकर नेशनली साल में 2 बार ये एक टेस्ट कंडक्ट करवाती है जिसके थ्रू वो हायर एजुकेशन में रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स को फाइंड करती है। यानी कि अगर मैं एनटीए यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई करती हूँ तो मैं इंडिया की किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एक लेक्चरर यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हूँ। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, आप इसके स्कोर के बेसिस पर हायर एजुकेशन यानी कि पीएचडी भी कर सकते हो, प्लस गवर्नमेंट की फेलोशिप भी ले सकते हो। वो बेनिफिट कैसे मिलेगा उसको समझ लो। देखिए, जब भी आप अपने फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे फॉर नेट, आपके सामने 3 ऑप्शंस आएंगे। आप 3 कैटेगरीज में अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज पीएचडी ओनली। ये वो कैटेगरी है जिसके थ्रू आप इंडिया की किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी, इस स्कोर की एलिजिबिलिटी होती है 1 ईयर, यानी कि रिजल्ट आने के विद इन 1 ईयर मुझे उस स्कोर को यूज करके किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन ले लेना है, वरना मेरा ये स्कोर इनवैलिड हो जाता है। फिर मुझे अगले साल फिर से नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर से एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। क्या पीएचडी ओनली कैटेगरी के बाद हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं? नहीं, ये बेनिफिट आपको नहीं मिलता है और ना ही इसके बाद आपको फेलोशिप मिलती है। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, लेक्चरर की जॉब करनी है, इन दैट केस आपको सेकंड कैटेगरी चूज करनी है, विच इज पीएचडी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर बोथ। ये अगर आप क्वालिफाई करते हो तो इस स्कोर के बेसिस पर ना कि सिर्फ आपको पीएचडी में एंट्रेंस मिल सकता है, बल्कि आप एलिजिबल हो जाते हो इंडिया की किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट, स्टेट या सेंट्रल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। अब क्या इसके बाद आपको गवर्नमेंट का फेलोशिप मिलेगा? नहीं, आपको अगेन गवर्नमेंट का फेलोशिप नहीं मिलता है। एंड याद रखिए, या तो आप गवर्नमेंट से एक टाइम पे एक तनख्वाह ले सकते हो या फेलोशिप ले सकते हो, दोनों चीजें एक साथ नहीं चलती हैं। अब आ जाते हैं थर्ड कैटेगरी में। थर्ड कैटेगरी विच इज द जेआरएफ ओनली कैटेगरी। सो ये कैटेगरी वो है जिसमें आपको तीनों कैटेगरीज का बेनिफिट मिल रहा है। यू गेट टू हैव एन एडमिशन इन अ पीएचडी कोर्स along with getting a government fellowship। JRF का मतलब ही है जूनियर रिसर्च फेलो। तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ 30-40,000 या फिर किस जो भी आपका सब्जेक्ट है, बेसिस ऑन दैट आपको एक फेलोशिप, एक ग्रांट पर मंथ की अवार्ड की जाती है। JRF हो गया तो मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी तो ऑटोमेटिकली हो ही गया। तो यहाँ पर हमारे तीनों बॉक्सेस टिक हो जाते हैं। अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो वो सर्टिफिकेट मिलता है, नेट का सर्टिफिकेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट सर्टिफिकेट, इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है। यानी कि अगर आपने इसको लाइफ में किसी भी पॉइंट पे क्वालिफाई कर लिया तो ताउम्र आप इस सर्टिफिकेट का बेनिफिट उठा सकते हो। लेकिन जेआरएफ के साथ ऐसा नहीं है। जेआरएफ की एलिजिबिलिटी या इसका वैलिडिटी सिर्फ 3 इयर्स के लिए रहती है। यानी जिस दिन मेरा रिजल्ट आया उसके विद इन 3 इयर्स या तो मैं जेआरएफ का बेनिफिट उठा लूं या फिर अगेन मेरा भी ये सर्टिफिकेट डिसॉल्व हो जाएगा और अब मुझे फिर से जेआरएफ करना पड़ेगा इसका बेनिफिट उठाने के लिए।
ठीक है। तो फॉर्म फिलिंग के वक्त आप ध्यान रखिएगा कि आप किस कैटेगरी में भर सकते हो। ऑल्सो एक और चीज़ का ध्यान रखिए कि इस केस में पीएचडी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे एज लिमिट्स को, लेकिन जेआरएफ के लिए एज लिमिट्स है। अगर आप उस एज लिमिट या ब्रैकेट में नहीं आ रहे हो तो जेआरएफ का ऑप्शन ही आपको नहीं दिखेगा, ये फॉर्म में ऐसा होगा। तो अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है कि फॉर्म भरते वक्त आपको जेआरएफ का ऑप्शन ही नहीं दिखा रहा, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, मतलब उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अब आप इनएलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, तो बात आई है यहाँ पर एज लिमिट की, तो वहाँ से हमारा दूसरा मुद्दा आता है एलिजिबिलिटी का, कि एलिजिबिलिटी कैसे बनाई जाए इस एग्जाम के लिए, कौन कौन एलिजिबल है। देखिए, किसी भी एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी दो तरह से बनती है, एजुकेशनल एंड एज लिमिट बेसिस पर। एजुकेशनल की अगर मैं बात करूं तो पूरे इंडिया में किसी भी नेट या सेट एग्जाम की एक ही एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, दैट इज अक्रॉस ऑल थ्री कैटेगरीज, दैट इज योर मास्टर्स यानी पोस्ट ग्रेजुएशन विद 55% मार्क्स। आपके मास्टर्स आपने किया हो एंड एटलीस्ट 55% मार्क्स आपने उसमें स्कोर किया हो। अगर आप नेशनल लेवल की किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी में आ रहे हैं, SC ST OBC PWD, इन दैट केस आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि तब आपको -5% यानी 50% ओनली ही चाहिए होंगे अपने मास्टर्स में। ध्यान रखिएगा, स्टेट लेवल का कोटा बेनिफिट नहीं मिलता है। मान लो आप उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में किसी आपकी कास्ट सिर्फ इन स्टेट्स में OBC कैटेगरी में आ रही है, नेशनल लिस्ट में नहीं है, तो इन दैट केस आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। सिर्फ आपको सेंट्रल लिस्ट में आना होगा, तभी ही आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया, पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई अपर एज लिमिट नहीं है। आप किसी भी एज में आके इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, इस एग्जाम में अपीयर कर सकते हो और क्वालिफाई भी कर सकते हो। लेकिन जेआरएफ के लिए एक अपर एज लिमिट है एंड दैट इज 30 ईयर्स। बहुत लोगों को यहाँ डाउट रहता है, मुझे पता है, कि 30 है या 31 है, तो ध्यान रखो 30 ईयर्स जेआरएफ की एज लिमिट है। अब ये एज लिमिट में रिलैक्सेशन अगेन हमें मिल जाता है 5 ईयर्स का। ये किस किस को मिलता है? ये मिलता है ऑल विमेन। आप किसी भी कैटेगरी की विमेन है तो आपको 5 ईयर्स का बेनिफिट है, यानी कि 35 ईयर्स तक की एलिजिबिलिटी है फॉर विमेन एंड एनी पर्सन हु हैज कोटा ऑन द नेशनल लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में आप आने चाहिए हो तब आपको 5% का बेनिफिट यहाँ भी मिलेगा एंड विमेन ऑफ ऑल कैटेगरीज को भी 5 ईयर्स का बेनिफिट यहाँ मिलेगा। यानी कि कहने को ये कह सकते हैं दैट इट इज ओनली अ जनरल कैटेगरी मेल जिसके लिए अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है, बाकी सबके लिए जो अपर एज लिमिट है वो 35 ईयर्स की होगी। 31 नहीं है, 35 होगी, ध्यान रखना इस बात का। वैसे तो अब इन लोगों ने ये टेंशन ही हटा दी, आपको ऑप्शन ही नहीं दिखाएगा, इसका मतलब आप एलिजिबल ही नहीं होगे। अब यहाँ पे कुछ लोगों का एक डाउट आता है कि 4 ईयर डिग्री वालों का क्या। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि NEP 2020 के बाद हमारे इंडिया के एजुकेशनल सिस्टम में कुछ चेंजेस देखे गए, जैसे कि नए कोर्सेज लॉन्च किए गए जिसमें आप BA को B.Ed के साथ इंटीग्रेटेड फॉर्म में कर सकते हो। तो एक 4 ईयर्स की कंपाइल्ड डिग्री होती है। वहीं कुछ लोगों ने 4 ईयर्स के कोर्सेज कर रखे होते हैं, जैसे कि B.Tech, ये भी 4 साल की डिग्री है। अगर आपकी 4 साल की बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट है, ऐसे केस में आप एलिजिबल हो फॉर PhD ओनली। बेसिकली इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बूस्ट देने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे स्पेशली पीपल बिलोंगिंग टू द स्टेम कैटेगरीज और पीपल हु हैव डन सम काइंड ऑफ अ वोकेशनल कोर्स या फिर जॉब रेडी कोर्स, इन लोगों का पार्टिसिपेशन रिसर्च आउटपुट में बढ़े, इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया था कि जितने भी लोगों के पास 4 साल की डिग्री है उनको मौका दिया जाना चाहिए हायर एजुकेशन यानी PhD कंटिन्यू करने का विदाउट एन MA, विदाउट अ मास्टर्स। तो ये बेनिफिट आपको मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रखना इसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते, ये सिर्फ PhD में एडमिशन लेने के लिए ही होगा। तो यस, 4 ईयर वाले एलिजिबल हैं बट फॉर PhD ओनली कैटेगरी, नॉट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर कैटेगरी। असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो अगेन आपको उसी सब्जेक्ट में मास्टर्स तो चाहिए ही चाहिए, यानी BA B.Ed के साथ इन दैट केस आपको MA चाहिए होगा, B.Tech के साथ आपको इन दैट केस M.Tech चाहिए होगा, उसी के बाद आप फिर नेट के लिए एलिजिबल बन पाओगे। क्लियर है सबको? ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मुद्दा अब आ जाता है एग्जाम पैटर्न पे। क्या है इसका एग्जाम पैटर्न, कैसे आप इस एग्जाम की तैयारी करते हो, इसको क्लियर करते हो। तो देखिए, ये एग्जाम पैटर्न इसका ऐसा है कि क्योंकि ये इंडिया का हाईएस्ट लेवल का एकेडमिक एग्जाम है,
जो या तो आपको एक लेक्चरर बना देगा या आपको एक रिसर्च फेलो बनाएगा। तो यही सभी स्किल्स आपके टेस्ट हो रहे होंगे। क्योंकि आप एक रिसर्चर या एक लेक्चरर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बनते हो, तो इस एग्जाम में 2 लेवल पे चेकिंग होती है। फर्स्ट लेवल इज एट अ जनरल लेवल and that is paper 1, and the second paper it is your concerned subject जिसके आप lecturer या researcher बनोगे। अब करंटली लास्ट ईयर तक यानी कि इस साल जैन 2026 तक यूजीसी नेट का एग्जाम अक्रॉस 85 सब्जेक्ट्स हो रहा था, लेकिन इस वक्त यूजीसी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक लिस्ट डाली है, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, और उसमें 2 नए सब्जेक्ट्स उन्होंने ऐड कर दिए। मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ। दे आर फॉरेस्ट्री एंड स्टैटिस्टिक्स। सो करंटली यूजीसी नेट का एग्जाम 87 सब्जेक्ट्स में कंडक्ट हो रहा है, ना कि 85 सब्जेक्ट्स में। सो 87 सब्जेक्ट्स हैं और इसकी लिस्ट आपको डायरेक्टली मिल जाएगी यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, वहां से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर ये जितने भी 87 सब्जेक्ट्स हैं वो सभी सब्जेक्ट्स इंडिविजुअली यहाँ पूछे जाते हैं, लेकिन ये जो पेपर 1 है ये इसका सिलेबस सबके लिए कॉमन है। ये सभी 87 के 87 सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स ये वाला पोर्शन कॉमनली स्टडी करेंगे। सो कैसे रहेगा, देखिए यहाँ भी 10 यूनिट्स पूछी जाएंगी और यहाँ भी 10 यूनिट्स पूछी जाएंगी। अब ये जो सब्जेक्ट वाली 10 यूनिट्स हैं ये तो आपके सिलेबस पे डिपेंड करेगा, वो आप कैसे ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं, वो भी नेट ने काफ़ी काम आसान कर दिया है। ये जो आपका बुलेटिन है जो ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, अगर आप इसके पेज नंबर 14 पे जाते हैं तो यहाँ पर उन्होंने एग्जाम स्कीम के नीचे डायरेक्टली एक लिंक लगा दिया है, जिसपे क्लिक करके वो आपको डायरेक्टली सिलेबस की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देगा। मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। ये देखो, ये आपका पीडीएफ का पेज नंबर 14 है, लेकिन नोटिफिकेशन प्रिंट आउट का पेज नंबर 12 होगा। ये आपका एग्जाम स्कीम का पोर्शन है। 2.3 सेक्शन में एक लिंक अटैच्ड है, इस लिंक पे क्लिक करते ही ये आपको यूजीसी नेट की ऑफिशियल सब्जेक्ट सिलेबस वाली वेबसाइट पे ले आएगा। जैसे कि मान लीजिए मुझे पेपर 1 का सिलेबस चेक करना है, सो आई कैन क्लिक ऑन द लिंक, मेरा पीडीएफ डाउनलोड हो गया और अब मैं डिटेल में ऑफिशियल सिलेबस को चेक कर सकती हूँ। सिमिलरली आप अपने सब्जेक्ट के सिलेबस को भी यहाँ पर चेक कर पाएंगी। सो 10 यूनिट्स पेपर 1 की हैं, जनरल नेचर की हैं। इसमें मैथमेटिकल एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी, रीडिंग एबिलिटी, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन स्किल्स, हायर एजुकेशन का नॉलेज, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब चेक किया जाता है। एक दो क्वेश्चंस हो सकता है थोड़ा जीके बेस्ड भी हूँ। वहीं दूसरी तरफ पेपर 2 आपके कंसर्न सब्जेक्ट का है, तो 10 के 10 यूनिट्स आपके सब्जेक्ट से होंगे। जनरली कोशिश की जाती है कि जो टॉपिक्स अक्रॉस इंडिया मास्टर्स के कोर्स में पढ़ाए जा रहे हैं, सो बी और एमई के कोर्सेज के सिलेबस को मिला के जो टॉपिक्स बनते हैं वो जनरली यहाँ पूछे जाते हैं। अगर आपको सिलेबस का थोड़ा और बेहतर समझना है, सजेस्ट कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, इग्नू जैसी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस को चेकआउट करें। वहाँ से बहुत हद तक आइडिया लग जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस बन रहे हैं। इग्नू स्पेशली बहुत हेल्पफुल रहता है इसके सिलेबस को समझने के लिए। बाकी सबका सिलेबस भी अलग अलग वेल डिफाइंड है, मेरे सब्जेक्ट को छोड़ के इंग्लिश, बाकी सब सब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड हैं। आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हैं। ऑफकोर्स रेंज वहाँ बहुत ज़्यादा है, विड्थ भी ज़्यादा है, डेप्थ भी ज़्यादा है, बट क्योंकि सिलेक्शन रेशो बहुत कम है इस एग्ज़ाम का, इसी वजह से इसका डिफ़िकल्टी लेवल भी हाई रहता है। तो फिर अगर आपने इसकी तैयारी कर ली तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम क्या रहती है? देखो, सबसे पहले तो बता दूं, इस एग्जाम में आपको टोटल 3 घंटे मिलते हैं, 3 आवर्स, एंड ये 3 आवर्स आप एक कंप्यूटर स्क्रीन के आगे बैठ के बिताओगे सीबीटी मोड में। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ये पेन एंड पेपर मोड में नहीं है। कुछ लोगों का सवाल था कि मैम ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा, तो देखो अभी फिलहाल तो यही जानकारी है कि ऑनलाइन ही है एंड ऑनलाइन ही रहेगा, बिकॉज अब से 1-2 साल पहले तो ये सवाल फिर भी पूछ सकते थे, लेकिन अब एआई टेक्नोलॉजी के आ जाने से आई डोंट थिंक हम पीछे बढ़ेंगे, हम आगे ही बढ़ रहे होंगे। कल को हो सकता है कि जीमैट या जीआरई जैसे पेपर की तरह आफ्टर एवरी क्वेश्चन आपके पेपर का डिफिकल्टी लेवल चेंज हो जाए एआई मोड में। सीबीटी तो हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं, तो आप कंप्यूटर पे हो तो अब उसके ऊपर एआई टेक्नोलॉजी भी अप्लाई हो सकती है इन फ्यूचर। सो ये सब चेंजेस आप एक्सपेक्ट करिए। सो हम रिवर्स में जाएंगे, इसके चांसेस काफ़ी कम है फिलहाल। सो कंप्यूटर स्क्रीन के आप सामने बैठेंगे, 3 घंटे आपको मिलेंगे। पेपर 1 पेपर 2 के लिए कंबाइंड 3 घंटे मिलते हैं, बीच में कोई गैप नहीं होता। आप एक पेपर से दूसरे पेपर में जंप कर सकते हो, फ्रंट एंड फॉरवर्ड जा सकते हो, क्वेश्चन को एक बार छोड़ के मार्क करके आगे भी बढ़ सकते हो, वापस आके चेंज भी कर सकते हो, ये सब पॉसिबल है। बस ये सब आपको 3 घंटे में करना है। तो अब ऐसे रहता है इसमें कि आपका जो फर्स्ट पेपर है इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं।
अब पहले क्या होता था कि 10 यूनिट्स है तो हर यूनिट से 5 क्वेश्चंस होते ही होते थे, लेकिन अब ऐसी गारंटी नहीं है। अब लास्ट 2 to 3 इयर्स में ऐसा देखा गया कि कुछ यूनिट से ज़्यादा, कुछ यूनिट से कम, कुछ यूनिट से 0 क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। एक यूनिट जो स्टैंडर्ड है वो है आरसी। एक आरसी पैसेज आएगा, उसमें से 5 क्वेश्चंस तो होंगे ही होंगे। दैट्स द ओनली स्टैंडर्ड यूनिट दैट वी हैव। बाकी सब में चेंजेस देखे गए हैं। बाकी पेपर 2 जो आपका है, इसमें अगेन आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं। इसकी वेटेज डबल है, 100 क्वेश्चंस हैं दोनों ही पेपर्स में। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, ध्यान रखना। हर क्वेश्चन को करेक्टली मार्क करने के लिए आपको मिलेंगे 2 मार्क्स, ठीक है, एंड नो नेगेटिव मार्किंग। तो यहां से यू कैन गेट अ टोटल ऑफ 100 मार्क्स, यहां से यू कैन गेट अ टोटल ऑफ 200 मार्क्स। तो जो फाइनल मेरिट फिर आपकी बनती है वो आउट ऑफ 300 मार्क्स बन रही होती है, ठीक। टोटल मेरिट, टोटल फाइट यहाँ पर 300 मार्क्स में से है। 3 घंटे 300 क्वेश्चन, 3 घंटे 300 मार्क्स, 150 क्वेश्चन की फाइट है ये। अब जितने लोगों ने यहाँ पर अपीयर किया है, आपको कलेक्टिवली एटलीस्ट 30-40% तो स्कोर करना ही है, लेकिन वंस आप उसको पार कर जाते हो तो जो वो चुने हुए लोग हैं उनमें से जो टॉप 6% हैं, दे आर अवॉर्डेड नेट, and 6% of 6% generally, which generally is even less than 1% of total students who have appeared, को मिलता है JRF। and approximate जब तक नंबर देखा गया है between 15 to 17% of students they get their PhDs also। ये नंबर वेरी करता है, मतलब 6% का फॉर्मूला फॉर नेट तो हम मान के ही चलते हैं, लेकिन फॉर PhD एंड फॉर JRF वेरी कर सकता है बेसिस ऑन कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, कैटेगरी वाइज सीट्स कितनी अवेलेबल हैं, उस साल कितनी एडमिशन्स देना चाहते हैं, कितने लोगों ने कितना स्कोर किया है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो ये तरीका रहता है उनका आपको सिलेक्ट करने का। इसका मतलब है कि कुछ भी ऐसे मिनिमम नहीं है कि आपको 80-90% स्कोर करना ही है। अगर पेपर डिफिकल्ट भी हो जाता है तो कट ऑफ ड्रॉप कर जाएगी, इवन इन दैट केस यू विल गेट योर सिलेक्शन। एंड रैंक्स नहीं होती हैं इस पेपर में, परसेंटाइल बेसिस पे होता है। यू कैन स्कोर 100 परसेंटाइल, मतलब बाकी सब में से बेस्ट परफॉर्मेंस है आपका। सो 100 परसेंटाइल 99.9998 परसेंटाइल्स होता है। परसेंटेज आप खुद अपने लिए लेके कर सकते हो, ऑफ कोर्स स्कोर जब मिलेगा तो उसमें। अब ये भी एक मुद्दा इसमें रहता है कि जनरली पास में ऐसा देखा गया कि कुछ एग्जाम्स इतने बड़े साइकिल में हो रहे थे कि उनको डबल शिफ्ट्स में करना पड़ा था, तो वहाँ नॉर्मलाइजेशन होती थी। पिछले 1 से 2 सालों से इन्होंने कोशिश की है नॉर्मलाइजेशन करने की ज़रूरत ही ना पड़े, तो एक ही शिफ्ट में एक सब्जेक्ट को वो टेकअप कर लेते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे हैवी वेट सब्जेक्ट्स थे जिन्हें पहले अक्रॉस 2 या 3 शिफ्ट्स करवाना पड़ता था। अभी कोई नॉर्मलाइजेशन इस वक्त हो नहीं रही है, एक ही शिफ्ट में एक सब्जेक्ट को वो कवर कर देते हैं। तो ये सिलेक्शन क्राइटेरिया आपने समझ लिया है कि जितने भी स्टूडेंट्स अपीयर कर रहे हैं उन अपीयरिंग स्टूडेंट्स में से पहले तो आपको एटलीस्ट आपके पास पेपर 1 पेपर 2 का स्कोर मिला के एटलीस्ट 30 to 40% आपने किया हो। उससे नीचे आप हो 25-20% ही आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप कंसिडर भी नहीं किए जाओगे। अब जो बचे हुए लोग हैं इनमें से जो टॉप 6% हैं उन्हें नेट दिया जाता है। इसका भी जो टॉप 6 हैं उन्हें JRF दिया जा रहा है, और इससे थोड़ा नीचे तक 10% नीचे तक, मतलब मान लो आप 16-17% तक के बच्चों को PhD दिया जाता है। हर साल यही जनरल पैटर्न फॉलो होता है। कुछ 1000 से नंबर्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, बट 100s या 1000s में हो सकते हैं, बट जनरली यही पैटर्न रहता है। हर साल तकरीबन 8 से 10 लाख लोग इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरते हैं। एंड फॉर्म इनफैक्ट इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट मोस्टली अपीयरिंग इतने रहते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें 50, 60, 70 हज़ार बच्चे भी अपीयर कर रहे हैं। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें 7, 8, 10%, 10,000 बच्चे भी अपीयर कर रहे होंगे, ठीक है। अब आई एम श्योर आप सब इस वाले एक पोर्शन के लिए वेट कर रहे होंगे, विच इज चेंजेस। क्या कुछ बदलाव हमें देखने को मिले हैं? तो जो बदलाव अभी देखने को मिल ही गए हैं, पहले मैं उनको बता देती हूँ। सबसे पहले डिजिटाइजेशन। सो ये तो आई थिंक गवर्नमेंट पिछले साल से कर ही रही थी, पिछली बार से भी, कि वो चाह रहे थे कि अक्रॉस इंडिया एक स्टैंडर्ड कोड, एक स्टैंडर्ड KYC सब लोगों का बन जाए। आधार जब वंस अपॉन अ टाइम लाए थे तब भी वो यही चाह रहे थे कि एक स्टैंडर्डाइजेशन हो जाए, इंटरऑपरेबिलिटी हो जाए आइडेंटिटीज की, सो दैट वंस मेरी डिजी लॉकर पे या मेरी पहचान पोर्टल पे अगर मेरी प्रोफाइल बनी हुई है तो मुझे बहुत डिटेल्ड
लॉगिन्स नहीं करने, मैं उन्हीं क्रेडेंशियल्स को यूज करके अपने फॉर्म को फिल कर सकती हूँ। बार बार साइन नहीं डालना, बार बार फोटो नहीं डालनी। पर फोटो का इस बार देखो इसमें यह है कि ऑल्दो साइनिंग का प्रोसेस तो थ्रू डिजिलॉकर या थ्रू मेरी पहचान है, लेकिन अगर आपकी फोटो उस वक्त वो जो आपने अपलोड कर रखी है डिजिलॉकर पे, या आप जनरल, क्योंकि वहां वो आधार पे चल रहे हैं, आधार कार्ड पे, आधार नंबर पे, आधार कार्ड पे अगर फोटो पुरानी है और अगर उस वक्त वो आपकी फिर एक लाइव फोटो लेगा, लाइव फोटो उठा के लेगा, चेक करेगा, मैच करेगा कि आधार से मैच कर रही है या नहीं कर रही है, तो हो सकता है आपको प्रूफ देना पड़े कि आप ही हो, बट मोस्टली मैच कर जाती है, ऐसा कोई इशू मेजर आता नहीं है। सो लाइव फोटो लेगा और डिजी लॉकर के थ्रू ही अब आप एंट्री करोगे इनटू द यूजीसी नेट फॉर्म एप्लीकेशन पोर्टल। यूजीसी क्या सिलेबस बदलेगा, क्योंकि 2018 से हम यही सिलेबस को लेकर चल रहे हैं। देखिए, सिलेबस बदलने की बात तो है 2024 से कर रहे हैं, बट फिर पिछले साल खबर आई कि यूजीसी और कुछ और नेशनल लेवल की बॉडीज को डिसॉल्व करके एक सेंट्रल हायर एजुकेशन कमीशन बना दिया जाएगा, नोन एज हैकी, और हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब इसके आने से डेफिनेटली यूजीसी डिसॉल्व होगा, तो मुझे लग रहा है कि कल को अगर सिलेबस बदलना है तो ये उस वक्त किया जाएगा। तो आज की तारीख में तो हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है। नॉर्मली किसी भी साइकिल से 4 से 5 महीना पहले वो इन्फॉर्म कर देते हैं सिलेबस बदलने का, फिलहाल ऐसी कोई जानकारी नहीं है। ऑनलाइन ऑफलाइन मैंने आपको समझा दिया है कि ऑनलाइन की तो नॉलेज तो है ही है हमें, प्लस ऑफलाइन जाने का मतलब नहीं है। जिस तरीके से हमारी कंट्री भी एआई को अडॉप्ट कर रही है, हम डेफिनेटली मोर एंड मोर टेक्निकल वेज में ही एंटर कर रहे होंगे रादर देन पेन एंड पेपर मोड। नेगेटिव मार्किंग लोग बोलते रहते हैं हटना जाए भाई, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आप प्लीज इस बात को समझिए, ये सब कहने सुनने की बातें होती हैं। इंडिया के किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में देखिए एक स्टैंडर्ड पैटर्न चलता है, और वो ये है कि अगर आप एक लिमिटेड जॉब्स दे रहे हो तो इन दैट केस कंपटीशन छांटने के लिए आप नेगेटिव मार्किंग दोगे। यूजीसी नेट क्वालिफाई करके गारंटी जॉब नहीं मिलती है, गारंटी पीएचडी भी नहीं मिलती। अगर मतलब वो उनको आपका प्रपोजल पसंद नहीं आया तो जेआरएफ होने के बावजूद भी आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। इट्स ओनली अ क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट। इस तरीके के सर्टिफिकेट में वो के लिए जो एग्जाम है उसमें वो नेगेटिव मार्किंग करते नहीं है जनरली। मतलब सीटेट एक एग्जाम होता है, वो भी ऐसे ही होता है, क्वालिफाइंग है, सो उसमें भी ऐसे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सिमिलरली नेट में भी नहीं है। आप मान के चलिए बहुत ही कम मिनिमल चांसेस हैं कि नेगेटिव मार्किंग हो। जो लोग बोलते हैं कि फ्यूचर में हो सकती है, क्या फिलहाल ऐसा कोई चांस नहीं है। अगर कोई चेंजेस होने के चांस है तो जो मैंने आपको बताए हैं वैसे ही होंगे। जैसे जीमैट जीआरई का पेपर ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल के पेपर्स हैं ये। इसमें क्या होता है कि अगर आपने कंप्यूटर मोड में ही आप पेपर दे रहे हो, क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिया तो अगला क्वेश्चन सिंपलर आएगा। ये क्वेश्चन अगर मैंने ठीक किया तो अगला क्वेश्चन उससे डिफिकल्ट आएगा। तो हो सकता है आने वाले टाइम में हमारा नेट का पेपर भी इसी पैटर्न पे आ जाए, और कोई चेंजेस फिलहाल हमें इसमें नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, तो यूजीसी नेट का एग्जाम पूरे 50 दिन आपके बाद होने वाला है। 22 जून से 30 जून के बीच में ये एग्जाम आपका कंडक्ट होगा। 50 डेज की स्ट्रैटेजी के लिए आप इस चैनल पे बने रहिए, बिकॉज मेरी नेक्स्ट वीडियो इसी पे रहेगी कि क्या 50 डेज में जेआरएफ पॉसिबल है। तो मैं पूरा कैलकुलेशन करके और किस तरीके से बैलेंसिंग कर सकते हैं, क्या वो बैलेंसिंग एक्ट के बाद भी ये पॉसिबल है, ये सब डिस्कशंस हम करेंगे मेरे ही एक अगले सेशन में। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशंस आती रहें। अब अडा 24/7 आपके सिलेक्शन के लिए हमेशा आपके साथ खड़ा ही है। तो हम लोग, हमारे सभी टीचर्स यहाँ पर यूट्यूब पे रेगुलर सेशंस तो ले ही रहे हैं और अग्रेसिवली भी लेने लगेंगे। प्लस हमारी एप्लीकेशन पर हमारी लाइव क्लासेस भी चलती हैं। इन लाइव क्लासेस में जुड़ने के लिए आप अडा 24/7 की एप्लीकेशन वेबसाइट पर जा सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जहां से आपको बैच इंक्वायरी भी मिल जाएगी, प्लस एग्जाम काउंसलर से पर्सनली आप 1-on-1 काउंसलिंग भी ले सकते हैं। अडा 24/7 की एप्लीकेशन वेबसाइट पर जाएंगे तो भी मैं आपको समझा देती हूँ प्रोसेस क्या रहेगा। यू विल रीच टू अ सेंट्रल पेज लाइक दिस, होम पेज। इस होम पेज में ऑल कोर्सेज में, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में गो टू यूजीसी एंड गो टू यूजीसी नेट जून। यहाँ पर आपको हमारे सभी बैचेस मिल जाएंगे। हम अप्रॉक्सीमेटली 18-19 सब्जेक्ट्स यहाँ कवर करते हैं। वो सभी सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और उन सभी के लिए स्टडी मटेरियल आपको यहाँ मिलेगा। आई एम सॉरी, आई थिंक कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है इसमें, बट ये आपको मिल जाएगा। बैच की और किसी भी जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। प्लस अगर आपका एलिजिबिलिटी या किसी भी और चीज़ को लेकर कोई भी डाउट है तो वीडियो के नीचे, वीडियो ख़त्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख के मुझे बताइएगा। मैं मैसेजेस देखती हूँ तो मैं या मेरी टीम से कोई ना कोई आपको डेफिनेटली रीच आउट करके आपके डाउट पे पर्सनली आंसर करेगा। So that's all for today. Thank you so much everybody for watching this session.
बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन UGC नेट 24/7। दिस इज ऐश्वर्या पुरी साइनिंग ऑफ।